मोशन, गति। हम लोग इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। ये चैप्टर है फिजिक्स का। इसी चैप्टर को हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी बोल देते हैं, गति और चाल बोल देते हैं, गति और वेग बोल देते हैं। या तो आप गति और वेग बोल दो या फिर बोल दो आप सिंपली मोशन। और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है या फिर बोल दो लेक्चर नंबर 1 है। शुरुआत करते हैं विराम और गति में जो अंतर है उससे। जब हम विराम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम गति बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। यदि एक वस्तु अपने परिवेश की तुलना में समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तब वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है। और यदि अपने परिवेश की तुलना में समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तब वस्तु को गतिशील अवस्था में कहा जाता है। अच्छा, परिवेश जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इससे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब परिवेश में बहुत सारी वस्तुएं होती है, आप उन बहुत सारी वस्तुओं में से एक वस्तु को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर भी ले सकते हैं। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर पूरे परिवेश की तुलना में बात कर ली है। देखिए, विराम और गतिशील ये दोनों ही अपेक्षिक शब्द हैं, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप झगड़ नहीं सकते कि कोई वस्तु विराम अवस्था में ही है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में ही है, कि नहीं ये तो गतिशील अवस्था में ही है, ये तो विराम अवस्था में ही है। आप झगड़ नहीं सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जब मैंने आपसे कहा कि विराम और गति ये दोनों ही शब्द जो है रिलेटिव टर्म्स है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु जो आपके लिए विराम अवस्था में है वही वस्तु हो सकता है कि किसी और के लिए गतिशील अवस्था में हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जब भी हम गति और विराम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निर्धारित करते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं, कार चल रही है, ड्राइवर कार चला रहा है। अगर आप खुद को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो जो ड्राइवर है उसकी स्थिति देखो तो समय के साथ नहीं बदल रही है। ड्राइवर आपके बगल में था, पहले भी था, अभी भी है, कार चल रही है, फिर भी वो वहीं पर है। तो अगर आप खुद को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो वो ड्राइवर जो है रेस्ट में है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में वो ड्राइवर की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है। लेकिन वही ड्राइवर की जो स्थिति है कार के बाहर जो लोग हैं उसके रिस्पेक्ट में बदल रही है। एक इंसान जो कार के बाहर है उसे ड्राइवर दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर नहीं दिखेगा क्योंकि वो आगे निकल गया होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट अपना बदला, रेफरेंस पॉइंट बदल करके हम लोगों ने क्या किया कि कार के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है मान लो, उसे ले लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में अब जो ड्राइवर की स्थिति है समय के साथ बदल रही है। तो वही ड्राइवर जो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है वो गतिशील अवस्था में हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? बाहर में जो एक बंदा खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा है, उसके रिस्पेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो विराम है और गति है ये दोनों ही जो है रिलेटिव टर्म्स हैं। जब भी हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम एक पहले रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। एक वस्तु जो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है वही वस्तु किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है गतिशील हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप दूरी देखिए। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की वास्तविक लंबाई है जिस पथ पर पिंड गतिमान होता है। देखिए, ये एक बिंदु है, पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए से बी तक जाने के यहां पर 3 रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता ये है, ऐसे हम जाते हैं। मान लीजिए आप ए से इस रास्ते से बी पर गए तो दूरी कितनी होगी? जो इसकी एक्चुअल लंबाई होगी। किसी भी तरीके से अगर आप इसको मापना चाहते हैं, इस दूरी को मापना चाहते हैं, तो जब आप मापने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल जो लंबाई है इस रास्ते की वो है 10 किलोमीटर। तो दूरी है 10 किलोमीटर। अगर आप इस वाले रास्ते से जाते हैं सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो इस रास्ते की लंबाई मापेंगे तो पता चला कि ये 5 किलोमीटर है। अगर हम रास्ता चेंज कर दें, इस वाले रास्ते से जाएं तो हम इसकी लंबाई मापेंगे तो ये 7 किलोमीटर है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि दूरी जो है उस रास्ते की वास्तविक लंबाई है जिस रास्ते से होकर के हम जाते हैं। चाहे आप सीधे जाओ, चाहे आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाओ, रास्ते की जो वास्तविक लंबाई है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। दूरी जो कि अपने आप में एक भौतिक राशि है, इसके पास दिशा नहीं होती है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जैसे ही वस्तु चली
कुछ ना कुछ दूरी वो तय की, वो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। देखिए, अगर वस्तु विराम अवस्था में है, वस्तु चली ही नहीं, तब तो दूरी शून्य है। लेकिन किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की बात की गई है कि अगर दूरी तय की जाती है तो जो उसका परिमाण निकल करके आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। वो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है ना, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगर हम बात करें वीमा सूत्र की तो ये हम ऐसे लिखते हैं, यानी दूरी जो है एक मूल भौतिक राशि है जिसके लिए विमीय सूत्र हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं ऐसे। इसी को हम लोग ब्रैकेट में ऐसे डाल सकते हैं, ये याद रखिएगा, दूरी या फिर लंबाई के लिए विमीय सूत्र कैपिटल एल। अब जो वाहन होते हैं जैसे कार है, बाइक है, उनमें दूरी बताने वाला एक डिवाइस लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है, उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर यहाँ पे जो डिवाइस लगा होता है जिसमें हम लोग डिस्टेंस देखते हैं कि जो कार है कितनी चली है, जो बाइक है कितनी चली है, उस यंत्र को, उस डिवाइस को हम लोग ओडोमीटर बोलते हैं। तो ओडोमीटर जो है दूरी मापने वाला एक यंत्र है। अब देखो विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी तो हम लोगों ने देख लिया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते की लंबाई माप लो, वही दूरी है। अब देखो विस्थापन क्या है। विस्थापन में हमें रास्ते से कोई मतलब नहीं है कि हम जो रास्ते से जा रहे हैं उसकी लंबाई क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। विस्थापन निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप दो बिंदु डिसाइड करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। उसके बाद इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अब देखो ए से बी जाने के 3 रास्ते, भाई इधर से जाते हैं तो 10 किलोमीटर, ऐसे जाते हैं तो 5 किलोमीटर, ऐसे जाते हैं तो 7 किलोमीटर। न्यूनतम दूरी कौन सी है? 5 किलोमीटर। तो इसे हम लोग विस्थापन बोलेंगे। अगर हम दूरी की बात करें ए से बी के बीच की तो वो 10 किलोमीटर भी है, 5 किलोमीटर भी है, 7 किलोमीटर भी है, डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई मापी जाएगी। लेकिन विस्थापन को रास्ते से मतलब नहीं है। विस्थापन को मतलब है कि जो प्रारंभिक बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। और कभी भी आपको न्यूनतम दूरी निकालनी हो दो बिंदुओं के बीच में तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच और उसके लेंथ को माप लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ही हमें न्यूनतम दूरी मिलेगी। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए से चलकर आप जो है बिंदु बी पर गए और जाने के लिए आपने इस वाले रास्ते को अपनाया। अब मैं आपसे अगर दूरी पूछूं तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस पूरे रास्ते की लंबाई मापेंगे। इस पूरे रास्ते की आप लंबाई मापेंगे, जो मान निकल करके आएगा उससे हम लोग दूरी कहेंगे। लेकिन जब मैं बात करूं विस्थापन की कि विस्थापन बताओ कि आपका विस्थापन क्या है, तब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी हमें कितनी मिल सकती है। और ये पता करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि ए से बी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कर्व नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यही हमारी न्यूनतम दूरी होगी और उसी न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो विस्थापन में आपने देखा कि रास्ते से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि दोनों बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम लंबाई कितनी है। एक लड़का देखो, ये साइकिल से पहले यहां पर था, उसके बाद ये बी पर गया और उसके बाद ये सी पर गया, है ना। ए से पहले बी पर गया, बी से पहले सी पर गया। अब आपसे मैं पूछूं दूरी कितनी है, तो दूरी क्या है कि भाई जिस रास्ते से होकर के गया उस रास्ते की लंबाई माप लो। तो हम बोलेंगे कि दूरी जो है, पहले ये रास्ता अपनाया उसने तो ये 4 मीटर है और फिर ये वाला रास्ता अपनाया उसने तो ये 3 मीटर है, तो दूरी तो भैया 7 मीटर है। अब बारी आई विस्थापन की कि विस्थापन क्या है। तो विस्थापन के लिए आपको क्या देखना है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है और उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। और न्यूनतम दूरी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, दोनों के बीच हमें न्यूनतम दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। हमें रास्ते से मतलब नहीं है कि किस रास्ते से चल करके गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने देखा कि ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि प्रारंभिक बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कौन है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी देखेंगे, तो न्यूनतम दूरी पता करने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से और फिर हम उसकी लंबाई को माप लेंगे। तो हमने ए और सी को मिला दिया स्ट्रेट लाइन से।
अब इसकी दूरी हम लोग मापेंगे। तो यहां पर आपको दिखाया गया है कि ये जो है 90 डिग्री पर है, तो ये अपने आप में देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, किसी को भी आप लंब आधार मान सकते हो, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 मीटर निकल करके आ जाएगा। 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। एक और एग्जाम्पल यहां पर समझिए। अभी देखो ये लड़का पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पर गया, पॉइंट बी से फिर पॉइंट सी पर गया, पॉइंट सी से फिर पॉइंट डी पर गया और वापस पॉइंट ए पर आ गया। देख लो, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर आया, डी से वापस से ए पर आ गया। अब दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो दूरी के लिए तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जिस रास्ते से होते हुए गया है उसकी लंबाई माप लो। तो पहले इस रास्ते गया है, रास्ते की लंबाई 3 मीटर, फिर इस रास्ते से गया है, रास्ते की लंबाई 5 मीटर, फिर इस रास्ते गया है, रास्ते की लंबाई 3 मीटर, फिर इस रास्ते गया है, रास्ते की लंबाई 5 मीटर। तो 3 मीटर 5 मीटर 8 मीटर, 8 मीटर और ये 3 मीटर 11 मीटर, 11 मीटर और ये 5 मीटर 16 मीटर, 16 मीटर, 16 मीटर दूरी है। इस लड़के ने बिंदु ए से चलकर जो बिंदु ए पर आया 16 मीटर दूरी तय किया है। विस्थापन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन खींच देंगे दोनों बिंदुओं के बीच। तो देखो प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो लंबाई 0। जो प्रारंभिक बिंदु है, ए ही प्रारंभिक बिंदु है, ए ही अंतिम बिंदु है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब क्योंकि विस्थापन के पास दिशा है, परिमाण है, तो ये अपने आप में एक सदिश राशि है। जहां दूरी जो है अदिश राशि थी, जो विस्थापन है सदिश राशि है। किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। ऐसा मात्रक मीटर है। अगर हम वीमा सूत्र की बात करें तो हम भले ही विस्थापन जो है अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मापते तो दूरी ही है, न्यूनतम दूरी। तो जो दूरी के लिए विमीय सूत्र, वही विस्थापन के लिए कैपिटल एल। जब एक पिंड स्ट्रेट लाइन पर चलता है, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन पर चलता है, वैसे केस में दूरी बराबर विस्थापन हो जाता है। दूरी बराबर विस्थापन हो जाता है। मान लीजिए यहां पर आपको 3 रास्ते यहां पर दिखलाए गए हैं। एक ही रास्ता होता, मान लीजिए ए से बी जाने के एक ही रास्ता होता, और ये रास्ता नंबर यहां पर जो 3 दिखलाया गया वो होता, तो आप ध्यान से देखो, ए से बी अगर आप जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में आप जाते है ना, स्ट्रेट लाइन में जाते। मैं आपसे दूरी पूछता तो आप बोलते 5 किलोमीटर, मैं आपसे विस्थापन बोलता तो भी आप बोलते 5 किलोमीटर। तो दोनों ही केस में देखो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, दूरी भी 5 किलोमीटर, विस्थापन भी 5 किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पे गए हैं, कहीं पर भी हमने अपनी दिशा को चेंज नहीं किया है, कहीं पर भी हम अपने रास्ते को चेंज नहीं किया है, हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन में गए हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन में गति होती है, वैसे केस में दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप रास्ते को चेंज करेंगे, जैसे ही आप दिशा को बदलेंगे, वैसे ही दूरी जो है, दूरी का जो मान निकल करके आएगा वो बड़ा हो जाएगा विस्थापन से, यानी दूरी जो है विस्थापन से बड़ी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी केस आपको नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी केस आपको नहीं मिलेगा जिसमें दूरी जो है विस्थापन से कम मिले। ऐसा एक भी केस आपको नहीं मिलेगा, या तो दूरी विस्थापन के बराबर या फिर दूरी विस्थापन से बड़ी। तो दूरी जो है या तो विस्थापन से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो या तो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन पर जाते हैं तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 के बराबर होगा, और अगर हम रास्ते को बदलते हुए जाते हैं, कहीं पर भी एक बार भी हम लोगों ने अगर दिशा को चेंज कर दिया, तो फिर दूरी जो है विस्थापन से बड़ी हो जाएगी। वैसे केस में जो ये अनुपात है वो 1 से बड़ा होगा। दूरी कभी विस्थापन से छोटी नहीं होती है। पिंड द्वारा ए से डी तक जाने में तय की गई दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात करें। ए से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी पिंड गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। अब बताओ दूरी। ये लंबाई 5 मीटर है, ये रास्ते की लंबाई, ये रास्ता जो है इसकी लंबाई 5 मीटर है, ये जो रास्ता है इसकी लंबाई भी 5 मीटर है। तो 5 5 10 और 5 15 मीटर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन।
पहले हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कौन है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु डी है। फिर इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग इन दोनों को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ए से डी हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ये पूरा अपने आप में एक वर्ग बनता है। तो ये भी 5 मीटर है ना, ये भी 5 मीटर है। तो 5 मीटर न्यूनतम दूरी 5 मीटर है। यहां भी देखो वस्तु बार बार अपनी दिशा को बदली है, तो इसीलिए जो दूरी है वो बड़ी हो गई है विस्थापन से। डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन ज्ञात करें। यहां पर इस केस में बताना है पिंड ए से चलकर बी तक जाती है। पिंड ए से चलकर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पिंड ए से चल करके पिंड जो है ये पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी तक जाता है। तो बताना है कि दूरी और विस्थापन क्या है। देखिए इसके लिए तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जब भी सर्कल में आपको इस प्रकार से दे करके बोले दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे आपको ये याद होगा, आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे ये चीज, है ना, मैथ्स में पढ़ते होंगे। देखिए ए से बी अगर वस्तु जाती है तो दूरी के लिए क्या करेंगे, जिस रास्ते गई उसकी वास्तविक लंबाई माप लेंगे। तो इस रास्ते गई है, इस रास्ते, तो ये जो ए बी अपने आप में एक आर्क है, एक चाप है, उसकी लंबाई ही अपने आप में दूरी है, क्योंकि इसी रास्ते से तो वस्तु गई है, इसी रास्ते से तो पिंड गया है। तो इस रास्ते की जो लंबाई है वही अपने आप में क्या है कि दूरी है। तो ये जो रास्ता है ये अपने आप में इस वृत्त की क्या है कि चाप है, ए बी चाप है, ए बी आर्क है। तो दूरी हम लोग ऐसे निकालेंगे 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। थीटा बट्टे में 360, ये थीटा जो है ना ये डिग्री में है, ठीक है, ये क्या है कि डिग्री में है। लेकिन आपको चाहिए विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है। तो भाई ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे दोनों बिंदुओं के बीच। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इसकी जो लंबाई होगी वही विस्थापन है, वही विस्थापन है। और ये देखो तो ये अपने आप में क्या है, एक जीवा है, जीवा, यानी कि ये है अपने आप में क्या, एक जीवा, वृत्त की जीवा, है ना, कॉर्ड है ये। इसकी लंबाई निकाल लो। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाई 2। यहां भी थीटा जो है डिग्री में है, ठीक है, 2r sin थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। अब एक पिंड जो है ये बिंदु ए से चल करके बिंदु बी तक जाता है, तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। ये एंगल आप देख ही रहे हो, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। तो आपने दो फॉर्मूले देखे पीछे, एक आपने देखा डिस्टेंस का जो कि था 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। चलो इस वाले से बनाते हैं। तो 2 पाई और ये जो आर है हमारे पास ये है 2, तो गुने में 2, थीटा यहाँ पर 90 है, 90 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री। तो ये 4 पाई हो गया और ये 9 चौक 36, 1 बट्टे में 4 हो गया, यानी कि पाई। तो पाई मीटर दूरी है। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो क्या करेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये लंबाई न्यूनतम दूरी होगी, यही विस्थापन होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2r sin थीटा बाई 2। तो ये 2 गुने में 2 साइन थीटा के स्थान पर 90 डालेंगे और बट्टे में 2। तो ये 4 साइन, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 4 गुने में साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, ये हो जाएगा हमारे पास 2√2। तो ये हम लोगों ने बना लिया फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। बट इतना करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जहां हमें लगाना हो, हर जगह नहीं लगाएंगे। जहां पर आसानी से बन जाए वहां लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहां पर देखो तो ये जो लंबाई है एक्चुअल में जो परिधि है 2 पाई आर, उसका ये चौथा हिस्सा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, है ना, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 गुने में पाई, जो आर है हमारे पास ये 2 है और बट्टे में ये 4, तो ये बराबर पाई मीटर। और हमें चाहिए ये लंबाई, तो यहां पर देखो ये भी त्रिज्या है तो 2 मीटर, ये भी त्रिज्या है तो 2 मीटर।
और ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो इसकी लंबाई 2√2 मीटर है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2√2 है। तो जहां पर फॉर्मूला लगाना हो वहीं पर हम लोग लगाएंगे, जहां पर हमें आसानी से ऐसे मिल जाए वहां पर हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास एक विकल्प है फॉर्मूला, जो हर तरह के सवालों को बना सकता है इस टाइप के। अब पिंड ये बिंदु ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, दूरी बताओ, विस्थापन बताओ। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है कि भाई हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहां पर अगर आप थीटा देखें तो ए से सी अगर पिंड गया तो थीटा का निर्माण ये हुआ है ना। तो यहां पर थीटा जो है हमारा वो है 180 डिग्री। आप ये 180 डिग्री पुट करके बनाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां पर आसानी से बन जाए वहां हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूरी देखो क्या है, इस रास्ते की जो लंबाई है वही दूरी है। तो भाई ये क्या है, जो परिधि है हमारे पास 2πr, इसका आधा है। जो टोटल परिधि है उसका हाफ ही तो है ना ये लंबाई। तो हो गया पाई गुने में 2 यानी कि 2π हमारा आंसर, दूरी। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो कि प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये A है, अंतिम बिंदु क्या है तो ये C है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो स्ट्रेट लाइन खींच दो। जब स्ट्रेट लाइन खींचा तो पता चला ये तो व्यास है, तो त्रिज्या 2 मीटर है। तो व्यास निकालने के लिए हम लोग त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मीटर, यानी कि ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 4 मीटर, त्रिज्या 2 मीटर तो व्यास 4 मीटर, 4 मीटर विस्थापन। आप चाहो तो इस सवाल को फॉर्मूले से बनाओ, आंसर सेम ही आएगा। इस वाले केस में पिंड जो है ए से चलकर बी सी होते हुए डी पर पहुंचता है। यहां बताओ दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो एक्चुअल में जो रास्ते की लंबाई है वो ये है, एक्चुअल में जो रास्ते की लंबाई है वो है ये, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, एंगल ये बन रहा है। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो टोटल जो एंगल है यहाँ पर ये है 270 डिग्री, यानी जो थीटा है हमारा यहाँ पर ये है 270 डिग्री। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और बनाइए, लेकिन हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसे और भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखो डिस्टेंस, देखिए ये लंबाई है 1/4, जो टोटल परिधि है उसका 1/4 ये लंबाई, ठीक है। उसके बाद 1/4 ये लंबाई, 1/4 ये लंबाई, यानी ए से बी 1/4, फिर ए से बी सॉरी ए से सी 2/4 और ए से डी 3/4। तो 3/4 है किसके, जो टोटल परिधि है उसके। तो 3/2 πr ये दूरी है। अब हम मान डाल देंगे यहाँ पर r के स्थान पर 2 डालेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो 3π जो है एक्चुअल में मीटर में डिस्टेंस है, दूरी है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु कौन है, अंतिम बिंदु कौन है। तो प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु D है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ध्यान से देखिए, तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई निकाल सकते हैं भाई। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये अपने आप में 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। आप इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। पिंड ए से चलकर वापस ए पर ही लौट आती है। जो पिंड है, जो वस्तु है वो ए से चलकर ए पर ही लौट आती है। तो बताओ दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। फिर से आप इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, पिंड ए से चलकर वापस ए पर ही लौट आता है, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर पूरा 360 डिग्री है। जो एंगल है ये पूरा 360 डिग्री है। तो आप यहाँ पर 360 डालेंगे तो 360 बट्टे में 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2πr निकल करके आएगा, है ना। जो दूरी है, दूरी क्या है एक्चुअल में, ये जो लेंथ है यानी कि टोटल परिधि 2πr, मान डालेंगे r के स्थान पर 2, तो ये 4π मीटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे तो 2 गुने में 2 साइन थीटा की जगह 360 डालेंगे और बट्टे में 2 है तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। साइन 180 का मान जो है 0 होता है, यहाँ देखो 0 आ गया। 0 आना भी था, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु भी A है।
तो जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक हो जाए वैसे केस में विस्थापन शून्य ही आता है। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो एक किसान है जो 10 मीटर भुजा वाले, 10 मीटर यानी कि ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये लंबाई 10 मीटर, ये लंबाई 10 मीटर, ये 10 मीटर लंबाई, यानी ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया जाता है। किसान के द्वारा 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया जाता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी ए से किसान अगर चक्कर लगाना शुरू करता है तो वापस ए पर आने में इसे 40 सेकंड लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अच्छा, एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0 हो जाएगा। एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएगा। यानी प्रत्येक 40 सेकंड के बाद जो विस्थापन है वो 0 हो जा रहा है। प्रत्येक 40 सेकंड के बाद विस्थापन 0 हो जा रहा है। इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रत्येक एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितना चक्कर लगाया गया है। तो 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, प्लस ये 20 सेकंड है, तो टोटल है हमारे पास 120 सेकंड और प्लस ये 20 सेकंड 140 सेकंड, 140 सेकंड। अच्छा, 140 सेकंड में टोटल कितना चक्कर आएगा, क्योंकि 40 सेकंड में एक चक्कर लगता है। तो अगर हम चक्रों की संख्या निकालें यहाँ पर, तो 140 में हम लोग 40 से क्या करेंगे कि भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर 3.5 आएगा, यानी कि 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर लगाएगा। तो पहला चक्कर लगाया विस्थापन 0, दूसरा चक्कर लगाया विस्थापन 0, तीसरा चक्कर लगाया विस्थापन 0। लेकिन जब चौथा चक्कर लगाने जा रहा था तो ये ए से सी पर पहुंचेगा, है ना, ए से सी पर पहुंचेगा, क्योंकि पूरा 4 चक्कर पूरा नहीं किया है, 3.5 ही चक्कर पूरा किया है। तो 3 चक्कर के बाद जो आधा चक्कर लगाएगा वहां पर प्रारंभिक बिंदु ए हो जाएगा और अंतिम बिंदु सी हो जाएगा। अब हमें चाहिए विस्थापन, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे, जिसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन यहां पर खींचनी पड़ेगी। अब जो इसकी लंबाई है वही न्यूनतम दूरी है, वही विस्थापन है। तो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये पूरा वर्ग है, तो ये 10 मीटर 10 मीटर, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसकी लंबाई 10√2 हो जाएगा, यानी इस वर्ग के अंदर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये मैथ्स है, ये आप जानते होंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट 10√2 मीटर। अच्छा, मान लीजिए हमसे दूरी पूछा जाता, हमसे यहां पर अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो हम क्या करते हैं? देखिए जी, एक चक्कर में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? 10 10 10 10 40 मीटर। एक चक्कर में 40 मीटर डिस्टेंस करता है। टोटल चक्कर 3.5 है, तो इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 2 हासिल 14, और यहाँ पर 1 0 है, यानी कि 140 मीटर डिस्टेंस निकल करके आता। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? अच्छा, एथलीट है, वृत्तीय रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, व्यास 200 मीटर है, मतलब त्रिज्या जो है 100 मीटर है। अच्छा, 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है और यहीं से ये चक्कर लगाना शुरू करता है, तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहां भी आप देखो तो टोटल चक्रों की संख्या जो है वो 3.5 ही, यानी कि 3.5 चक्कर ही निकल करके आएगा, क्योंकि यहां पर भी देखो 2 मिनट 20 सेकंड है, 2 मिनट 20 सेकंड है, यानी कि 140 सेकंड है, और बट्टे में इसमें भाग लगाएंगे 40 सेकंड से, तो चक्रों की संख्या यहां पर 3.5 है। तो हमसे दूरी पूछा गया है, भाई डिस्टेंस क्या है? तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कितनी होगी? एक चक्कर जो लगाया जाएगा मतलब पूरे परिधि को ये कवर कर लेगा, तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाएगी वो परिधि की जो लंबाई है उसके बराबर है। क्योंकि यहाँ पर 3.5 चक्कर लगाया गया है, तो इसमें हम लोग 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारे मान को हम लोग डालेंगे, 2 है, यहाँ पर 22/7 आएगा, गुने में ये r है, r का मान जो है 100 है, और गुने में ये 3.5 है, तो ये 7 5 में 35 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2200
2200 मीटर। ये क्या है? ये है आपका डिस्टेंस। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट की। आप ये बताएं कि 3.5 चक्कर लगाने के बाद अंतिम स्थिति क्या है वस्तु की, कि प्रारंभिक तो ये है, अंतिम स्थिति क्या है। तो 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, वहीं पे पहुंच गया, तीसरा चक्कर लगाया, वहीं पे पहुंच गया, और उसके बाद आधा चक्कर लगाया, यानी कि ठीक इसके विपरीत यहां पे वस्तु है। तो 3 चक्कर बाद तो विस्थापन 0 है, लेकिन जब आधा चक्कर लगाया तो वस्तु की ये स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है, ये अंतिम स्थिति। इनके बीच की न्यूनतम दूरी, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये 100 मीटर त्रिज्या और ये 100 मीटर त्रिज्या, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर। तो 200 मीटर जो है विस्थापन है। तो 2200 मीटर, 200 मीटर, बी हमारा यहाँ पर आंसर। इस वाले सवाल का आंसर हमारे पास ये था, सी था। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? देखो, विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात पूछा है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। विस्थापन है और बट्टे में दूरी है, ये अनुपात क्या होगा। हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, कि जो दूरी है और विस्थापन है, इसका जो अनुपात है वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। हमसे यहाँ पर देखो विस्थापन और दूरी का पूछा है, तो ये इसको पलट दोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये 1 के बराबर या 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन का जो मान है वो दूरी के या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे कम होगा। तो जो अनुपात है या तो 1 के बराबर आएगा या फिर 1 से कम आएगा। तो 1 के बराबर अथवा कम, डी हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? हम लोगों ने देखा था, जब वस्तु स्ट्रेट लाइन पर जाए, स्ट्रेट लाइन पर, याद रखिएगा दिशा में एक बार भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वस्तु ऐसे जा रही थी और ऐसे दिशाएं बदल दी और फिर ऐसे गई, इस केस में भी क्या होगा, मान अलग अलग आएगा, दूरी और विस्थापन का मान अलग अलग आएगा, बराबर नहीं आएगा। दिशा में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको लगे दिशा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वहां पर दूरी और विस्थापन बराबर नहीं है। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, अगर सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो ठीक है, दूरी बराबर विस्थापन। यदि कार वृत्ताकार पथ में गमन कर रही है, गलत हो जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। लोलक इधर उधर गति कर रहा है, लोलक अगर इधर उधर गति कर रहा है मतलब लोलक की दिशा बदल रही है, तो ये भी नहीं होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो यहां भी नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर ही गमन करती है। ऐसा तो एलिप्टिकल पाथ होता है, बट हम लोग सर्कुलर मानकर चलते हैं, तो यहां भी दिशा में लगातार परिवर्तन होगा। आंसर हमारा ए होगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसका विस्थापन होगा। तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर, ऐसे 10 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर पूर्व की ओर, उसका विस्थापन होगा। तो अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इन दोनों को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, हम इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ये अपने आप में 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 500 हो जाएगा, यानी कि 10√5 मीटर हमारा आंसर, सी हमारा आंसर। प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए की किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगाता हो। आधा चक्कर लगाया गया है, त्रिज्या 1 मीटर है पहिए की। यहां पर सवाल में देखो ये कहा गया है कि एक पहिया है, एक ऐसे पहिया है जिसकी त्रिज्या है 1 मीटर। बोला यह गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए की किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा। देखिए, पहिए पर एक बिंदु है जो अभी पृथ्वी के संपर्क में है। तो ये देखो, मान लो ये पहिए पर एक बिंदु है जो अभी पृथ्वी के संपर्क में है। अब ये पहिया क्या है कि ऐसे घूमेगा, अब ये पहिया ऐसे घूमेगा, लेकिन ये आधा चक्कर ही लगाएगा, ये आधा चक्कर ही लगाएगा।
तो अब खुद सोचो, अगर ये पहिया पूरा एक बार घूम जाता तो वापस से ये बिंदु पृथ्वी के संपर्क में आ जाता, है ना। एक चक्कर लगाने के बाद वापस ये बिंदु पृथ्वी के संपर्क में आ जाता, क्योंकि आधा ही चक्कर घूमा है, यानी कि ये जो बिंदु है ठीक अभी इसके ऊपर होगा, यानी कि ठीक अपोजिट में चला जाएगा, यहां पे होगा। इमेजिन करके देखो, आधा चक्कर घूमा है तो ये कहां पे होगा, यहीं पे होगा ना। अब देखो क्या पूछा है, बिंदु का विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होगा, जो आधा चक्कर लगाया उसके बाद विस्थापन क्या होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि बिंदु का विस्थापन क्या है। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो भाई प्रारंभिक स्थिति तो ये है, अंतिम स्थिति ये है, अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए, तो हम इसे मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से और अब इसकी लंबाई ढूंढेंगे। तो देखिए ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, त्रिज्या 1 मीटर है तो ये व्यास है, ये 2 मीटर, ठीक है। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, आधा चक्कर लगाने में जो दूरी तय की गई होगी वही ये लंबाई होगी। तो आधा चक्कर लगाया गया यानी कि जो परिधि है उसके हाफ के बराबर इसकी लंबाई है, तो परिधि 2 पाई आर, यानी कि ये लंबाई पाई आर, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आएगा। देखो ये पाई आर का स्क्वायर है, आर के स्थान पर हम लोग 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर फिर 1 ही आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर पाई स्क्वायर, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है या फिर लेक्चर 1 है ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।